आज हम इंजीनियरिंग की एक ऐसी दुनिया में उतर रहे हैं जिसे हम सब रोजाना छूते हैं, महसूस करते हैं और जिस पर सफर करते हैं, हाईवे इंजीनियरिंग। हमारे पास कुछ स्रोतों का एक संग्रह है जो इस विषय पर एक तरह का कह सकते हैं क्रैश कोर्स है। तो हमारा मिशन है इन स्रोतों से सबसे जरूरी बातें निकालना, सड़कों के इतिहास से लेकर उनके मॉडर्न डिजाइन के पीछे के विज्ञान तक। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। और ये विषय सिर्फ सिविल इंजीनियरों के लिए नहीं है, ये समझना बहुत जरूरी है। परिवहन किसी भी देश की आप कह सकते हैं प्रगति की जीवन रेखा है। बिल्कुल। ये समाज और अर्थव्यवस्था को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। आज हम देखेंगे कि कैसे एक अच्छी तरह से डिजाइन की गई सड़क सिर्फ दो जगहों को नहीं जोड़ती, बल्कि एक समुदाय की उन्नति, सुरक्षा और आर्थिक विकास को भी गति देती है। तो शुरुआत बिल्कुल बेसिक से करते हैं। हमारे स्रोत बताते हैं कि परिवहन का मतलब है किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाना। सुनने में तो ये बहुत सरल लगता है। हाँ, है तो सरल, लेकिन इसका समाज और अर्थव्यवस्था पर बहुत गहरा असर पड़ता है। अच्छा। और यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि परिवहन के साधनों को दो मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है। एक है प्रमुख यानी मेजर और दूसरे छोटे यानी माइनर। ठीक है। प्रमुख माध्यमों में आते हैं भूमि यानी हाईवे और रेलवे, जल यानी जलमार्ग और वायु यानी एयरवेज। हमारी चर्चा का केंद्र इन्हीं पर होगा। और छोटे माध्यमों में क्या आता है? छोटे माध्यमों में पाइपलाइन, केबल कार, रोपवे, इस तरह की चीजें आती हैं। समझ गई। स्रोतों में इन प्रमुख माध्यमों की एक बहुत अच्छी तुलना भी की गई है। सबसे पहले रेलवे, जिसे देश की धमनियां या आर्टरीज कहा गया है। हाँ, और इसकी वजह यह है कि स्टील की पटरियों पर स्टील के पहियों के कारण इसमें प्रतिरोध यानी फ्रिक्शन बहुत कम होता है। अच्छा। इसीलिए सड़क परिवहन की तुलना में इसकी कॉस्ट लगभग 6 गुना कम होती है। 6 गुना? लेकिन इसमें कोई कमी भी तो होगी। मतलब इतना सस्ता है तो सब कुछ इसी से क्यों नहीं होता? इसकी सबसे बड़ी कमी है लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी। हाँ, आप ट्रेन को अपने घर के दरवाजे तक नहीं ले जा सकते, वो सिर्फ स्टेशन टू स्टेशन चलती है। और यहीं पर सड़क परिवहन बाजी मार जाता है। ठीक है, फिर आता है जल परिवहन। स्रोत कहते हैं कि ये सबसे सस्ता तरीका है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें प्रतिरोध सबसे कम होता है। पानी पर एक भारी जहाज को धकेलने में जमीन पर ट्रक को खींचने से कहीं कम ऊर्जा लगती है। लेकिन ये सबसे धीमा भी है। बिल्कुल, इसीलिए इसका उपयोग मुख्य रूप से भारी और कम मूल्य वाले सामानों के लिए होता है, जैसे कोयला या अनाज, जहां समय की बहुत ज्यादा कीमत ना हो। और इसके ठीक विपरीत है वायु परिवहन। सबसे तेज लेकिन उतना ही महंगा भी। हाँ, इसका इस्तेमाल लंबी दूरी और हाई वैल्यू वाले सामानों के लिए होता है। एक बात जो जल और वायु परिवहन दोनों के लिए सही है, वो ये कि ये दोनों मौसम पर बहुत ज्यादा निर्भर करते हैं। हाँ, ये तो मैंने भी गौर किया है। खराब मौसम में फ्लाइट्स डाइवर्ट हो जाती हैं, जहाज़ों में देरी होती है। सही कहा। जबकि सड़क परिवहन पर मौसम का असर तुलनात्मक रूप से कम होता है। ये सबसे फ्लेक्सिबल माध्यम है। लेकिन इसका एक बड़ा नकारात्मक पहलू भी है। प्रदूषण और पेट्रोलियम उत्पादों की खपत, ये दोनों इसमें सबसे ज्यादा होते हैं। और इसीलिए एक कुशल सड़क नेटवर्क का डिजाइन इतना महत्वपूर्ण हो जाता है। बिल्कुल। इसी से हम कहानी के अगले हिस्से पर आते हैं। आज जो हाईवे हम देखते हैं वे हमेशा से ऐसे नहीं थे। स्रोतों के अनुसार सड़कों का एक लंबा और दिलचस्प इतिहास रहा है। शुरुआत होती है रोमन सड़कों से। बताया गया है कि ये सीधी होती थी। एक मिनट, जब आप कहते हैं कि रोमन सड़कें ग्रेडियंट की परवाह किए बिना सीधी होती थी, तो इसका क्या मतलब है? क्या वो पहाड़ के ऊपर से सीधी सड़क बना देते थे? ये तो बहुत अकुशल लगता है। बिल्कुल, आज के हिसाब से ये अजीब लगता है, लेकिन उनका लक्ष्य आराम नहीं था। उनका मुख्य उद्देश्य था सेना को जल्द से जल्द एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। अच्छा, मिलिट्री के लिए? हाँ, उनके लिए सबसे छोटा रास्ता एक सीधी रेखा थी, भले ही उस पर चढ़ाई कितनी भी क्यों ना हो। और वे बहुत मजबूत सड़कें बनाते थे। मतलब सोचिए, ये सड़कें करीब 1 मीटर, 1.25 मीटर तक मोटी होती थीं। मुझे ये बात भी बहुत अजीब लगी कि रोमन लोग सड़क के नीचे सबसे बड़े पत्थर रखते थे। ये तो भौतिकी के मतलब सामान्य सिद्धांत के भी खिलाफ लगता है। दबाव तो सतह पर सबसे ज्यादा होता है, नीचे तो कम होना चाहिए। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये उनका एक बड़ा डिजाइन दोष था। वो सोचते थे कि नीचे बड़े पत्थर ज्यादा भार झेलेंगे, जबकि हम जानते हैं कि भार सतह से नीचे जाते हुए फैलता है और दबाव कम होता जाता है। तो वो पत्थर सिर्फ लागत बढ़ा रहे थे? हाँ, और कुछ नहीं। साथ ही उनमें जल निकासी यानी ड्रेनेज के लिए कोई क्रॉस स्लोप नहीं था, तो पानी सतह पर जमा होकर सड़क को खराब करता था।
तो इसमें सुधार कब और कैसे हुआ? सुधार की शुरुआत हुई फ्रांस में ट्रेसाघाट सड़कों के साथ। उन्होंने 2 बड़े बदलाव किए। पहला, सड़क की मोटाई घटाकर सिर्फ 30 सेंटीमीटर कर दी। ओह, सीधा 1 मीटर से 30 सेंटीमीटर। हाँ, लागत बहुत कम हो गई। और दूसरा, उन्होंने पहली बार जल निकासी के लिए 1:45 का क्रॉस स्लोप दिया, ताकि बारिश का पानी सतह पर ना रुके। लेकिन उन्होंने भी वो नीचे बड़े फाउंडेशन पत्थरों वाली गलती जारी रखी। और टेलफोर्ड सड़कें, क्या वो भी ऐसी ही थीं? लगभग। टेलफोर्ड ने बस एक छोटा सा सुधार किया। उन्होंने सड़क को साइड से मजबूती देने के लिए बड़े कर्व स्टोन्स की जगह टूटे हुए पत्थरों के एक परत का इस्तेमाल किया, पर मूल सिद्धांत वही पुराना था। और फिर आया एक ऐसा बदलाव जिसने सड़क बनाने के पूरे सिद्धांत को ही पलट दिया। मैकएडम। हाँ, मैकएडम सड़कें। बिल्कुल। जॉन मैकएडम ने एक बहुत ही बुनियादी सवाल पूछा, सड़क का असली बोझ कौन उठाता है, ऊपर के पत्थर या सबसे नीचे की जमीन? उन्होंने पहली बार यह साबित किया कि असली नींव तो सबग्रेड यानी नीचे की मिट्टी है। अगर उसे ही ठीक से कॉम्पैक्ट किया जाए और सूखा रखा जाए तो ऊपर भारी भरकम पत्थरों की परत की जरूरत ही नहीं है। ये तो वाकई एक पैराडाइम शिफ्ट था। Exactly. सारा फोकस भारी पत्थर बिछाने से हटकर नीचे की जमीन को प्रिपेयर करने पर आ गया। एग्जैक्टली। और उन्होंने एक और ब्रिलियंट बदलाव किया। उन्होंने सबग्रेड को भी 1:36 का स्लोप दिया, जो पहले फ्लैट होती थी। अच्छा, नीचे की मिट्टी को भी स्लोप दिया। हाँ, इससे ये पक्का हो गया कि अगर पानी सड़क की परतों से रिसकर नीचे पहुंच भी जाए तो वो वहां रुकेगा नहीं, बल्कि साइड से निकल जाएगा। ये डिजाइन इतना प्रभावी था कि आज भी आधुनिक सड़कों का आधार यही है। और मैकएडम का ये क्रांतिकारी सिद्धांत दुनिया भर में फैला, जिसने भारत में भी सड़क विकास की एक नई लहर को जन्म दिया होगा। हाँ, लेकिन भारत में इसकी संगठित शुरुआत आजादी से कुछ पहले ही हो गई थी। 1927 में जैकर समिति का गठन हुआ। जैकर समिति? हाँ, उस समय तक भारत में सड़कें बनाना एक स्थानीय विषय माना जाता था। जैकर समिति ने कहा कि यह गलत है, सड़क विकास को राष्ट्रीय हित का विषय मानना चाहिए। और उन्होंने इसके लिए पैसे का इंतजाम कैसे करने को कहा? उनकी सबसे महत्वपूर्ण सिफारिशों में से एक थी पेट्रोल पर अतिरिक्त टैक्स लगाना, जिसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ सड़क विकास के लिए किया जाए। इसी के आधार पर 1929 में सेंट्रल रोड फंड बनाया गया। ये एक दूरदर्शी कदम था। और इसके बाद बनी इंडियन रोड कांग्रेस यानी IRC, जो आज भी स्टैंडर्ड्स तय करती है। बिल्कुल। और फिर 1950 में सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, और 1956 में आया नेशनल हाईवे एक्ट, जिसने राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास को एक कानूनी ढांचा दिया। यहीं से भारत में 20 वर्षीय योजनाओं का दौर शुरू हुआ, जो बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, बहुत महत्वपूर्ण। पहली योजना थी 1943 से 1961 तक की नागपुर रोड प्लान। इसका एक बहुत ही स्पष्ट लक्ष्य था। क्या लक्ष्य था? कि देश के किसी भी हिस्से से 8 किलोमीटर के अंदर एक पक्की सड़क होनी चाहिए। इसे मापने के लिए उन्होंने 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 16 किलोमीटर सड़क घनत्व का लक्ष्य रखा। और दिलचस्प बात यह है कि ये लक्ष्य समय से 2 साल पहले ही पूरा हो गया। इसके बाद 1961 से 1981 तक बॉम्बे रोड प्लान आया। तो क्या इसमें लक्ष्य और भी बड़ा रखा गया? हाँ, इसमें लक्ष्य दोगुना करके 32 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर कर दिया गया। और फिर आया तीसरा प्लान 1981 से 2001 तक का लखनऊ रोड प्लान, जिसमें लक्ष्य 82 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर तक पहुंच गया। वाह! इन योजनाओं में भारत में सड़क नेटवर्क के विस्तार को एक व्यवस्थित दिशा दी। और इसी दौरान 1988 में NHAI यानी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एक्ट पारित हुआ। ठीक है, तो हमने सड़क बनाने की योजना बना ली, नेटवर्क का लक्ष्य तय कर लिया, लेकिन अब एक असल सड़क को डिजाइन कैसे करते हैं? यहीं पर ज्यामितीय डिजाइन की भूमिका आती है। सही कहा। ज्यामितीय डिजाइन का उद्देश्य है न्यूनतम लागत पर अधिकतम कुशलता और सुरक्षा। तो इसमें क्या क्या आता है? इसमें हाईवे के सभी दिखने वाले फीचर्स, जैसे उसकी चौड़ाई, मोड़ और ढलान, इनके डायमेंशंस और लेआउट तय किए जाते हैं। और ये डिजाइन कई बातों पर निर्भर करता है। सबसे पहला है डिजाइन स्पीड। मतलब सड़क किस तरह की है उस पर निर्भर करेगा। हाँ, एक नेशनल हाईवे की डिजाइन स्पीड एक गांव की सड़क से अलग होगी। मैदानी इलाके की सड़क की स्पीड पहाड़ी इलाके की सड़क से अलग होगी। और दूसरा फैक्टर है ट्रैफिक। इसमें सिर्फ गाड़ियां ही नहीं, बल्कि ड्राइवर और पैदल चलने वाले भी आते हैं। बिल्कुल, उनकी शारीरिक और मनोवैज्ञानिक स्थिति भी डिजाइन को प्रभावित करती है। और तीसरा महत्वपूर्ण कारक है पर्यावरण। एक अच्छा हाईवे सिर्फ कुशल नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने परिवेश के साथ सामंजस्य में भी होना चाहिए।
चलिए तो अब एक हाईवे के क्रॉस सेक्शन की चीर-फाड़ करते हैं। हम रोज इन पर गाड़ी चलाते हैं, पर शायद ही कभी सोचते हैं कि सड़क का हर हिस्सा क्यों और कैसे बनाया गया है। सबसे पहले बात करते हैं पेमेंट की सतह की। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है घर्षण यानी फ्रिक्शन। फ्रिक्शन ही वो ताकत है जो गाड़ी को सड़क पर पकड़ बनाने में मदद करती है, उसे चलने और रुकने में मदद करती है। स्रोत दो तरह के फ्रिक्शन बताते हैं, लॉन्गिट्यूडनल और लैटरल। हाँ, लॉन्गिट्यूडनल जो गाड़ी की गति की दिशा में लगता है, और लैटरल जो मोड़ पर गाड़ी को बाहर फिसलने से रुकता है। यहीं पर स्किडिंग और स्लिपिंग का कॉन्सेप्ट भी आता है। हाँ, इसे स्रोतों में बहुत अच्छे से समझाया गया है। इसे सरल भाषा में समझे तो, जब आप तेजी से ब्रेक लगाते हैं और पहिए लॉक हो जाते हैं, लेकिन गाड़ी फिर भी घिसटती हुई आगे जाती है, उसे स्किडिंग कहते हैं। और स्लिपिंग? और जब गाड़ी कीचड़ में फंस जाती है और पहिए तेजी से घूमते हैं पर गाड़ी आगे नहीं बढ़ती, उसे स्लिपिंग कहते हैं। दोनों ही स्थितियां खतरनाक हैं। पेवमेंट की दूसरी विशेषता है असमानता यानी अनइवननेस। स्रोत बताते हैं कि इसे बम्प इंडिकेटर नाम के उपकरण से मापते हैं। लेकिन सड़क थोड़ी ऊबड़-खाबड़ होने से क्या सच में कोई बड़ा फर्क पड़ता है? महसूस किया होगा कि किसी ऊबड़-खाबड़ सड़क पर 10 किलोमीटर चलाना एक चिकने हाईवे पर 50 किलोमीटर चलाने से ज्यादा थका देता है। और तीसरी और शायद सबसे जरूरी विशेषता है कैम्बर या क्रॉस स्लोप। मैंने ध्यान दिया है कि सड़कें बीच में थोड़ी ऊंची और किनारों पर नीची होती हैं। मैं हमेशा सोचती थी कि ये शायद गाड़ी को लेन में रखने के लिए होता है, लेकिन स्रोत कहते हैं कि इसका मुख्य कारण पानी है। बिल्कुल सही। ये वही सिद्धांत है जिसे ट्रेसागैट और मैकेडेम ने समझा था। सड़क का सबसे बड़ा दुश्मन पानी है। अगर पानी सतह पर जमा होता है या सड़क की निचली परतों तक पहुंच जाता है, तो ये सब ग्रेड को कमजोर कर देता है और सड़क बहुत जल्दी खराब हो जाती है। ये छोटा सा ढलान, जिसे कैम्बर कहते हैं, बारिश के पानी को तुरंत किनारों की नालियों में बहा देता है। ये तो हुई सतह की बात। अब आते हैं क्रॉस सेक्शन के दूसरे बड़े तत्वों पर, जैसे कि मीडियन या ट्रैफिक सेपरेटर। इसका मुख्य उद्देश्य है हेड ऑन कोलिजन को रोकना, जो सबसे खतरनाक एक्सीडेंट होते हैं। आमने सामने की टक्कर। हाँ, IRC के अनुसार एक अच्छे हाईवे पर इसकी न्यूनतम चौड़ाई 5 मीटर होनी चाहिए, ताकि रात में सामने से आती गाड़ी की हेडलाइट की चकाचौंध से भी बचा जा सके। और कर्व क्या होते हैं? ये सड़क के मोड़ वाले कर्व से अलग है। हाँ, ये वो पत्थर या कंक्रीट की पट्टी होती है जो सड़क और फुटपाथ या शोल्डर के बीच में लगी होती है। इसके 3 प्रकार हैं। अच्छा। एक होते हैं लो कर्व, जिन पे जरूरत पड़ने पर गाड़ी चढ़ सकती है, दूसरे सेमी बैरियर टाइप, और तीसरे बैरियर टाइप, जिन्हें पार नहीं किया जा सकता। मीडियन का काम तो समझ आता है, लेकिन शोल्डर क्यों जरूरी है? क्या ये सिर्फ आपात स्थिति में गाड़ी पार्क करने के लिए है? ये इसका मुख्य काम है, लेकिन सिर्फ यही नहीं। शोल्डर सड़क के मुख्य हिस्से यानी पेवमेंट को साइड से सहारा भी देता है। ओह, संरचनात्मक सहारा। बिल्कुल। बिना शोल्डर के सड़क के किनारे भारी ट्रैफिक के दबाव में जल्दी टूटने लगेंगे। ये एक तरह से सड़क का कंधा है जो उसे सहारा देता है। ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। और अंत में आते हैं रोड मार्जिन। इसमें क्या क्या शामिल है? इसमें वो सब कुछ आ जाता है जो शोल्डर के भी बाहर है, जैसे फुटपाथ, साइकिल ट्रैक, पार्किंग लेन, बस बे। अच्छा। ये सभी चीजें मिलकर सड़क को न सिर्फ ज्यादा सुरक्षित बनाती हैं, बल्कि सभी तरह के यूजर्स के लिए ज्यादा सुविधाजनक भी बनाती हैं। हर एक तत्व का अपना एक खास मकसद होता है। तो हमने आज एक लंबा सफर तय किया है, प्राचीन रोम की सीधी मिलिट्री फोकस सड़कों से लेकर मैकेडेम के उस क्रांतिकारी विचार तक जिसने सड़क बनाने का पूरा नजरिया ही बदल दिया। हाँ। फिर हमने भारत की 20 वर्षीय योजनाओं को देखा और आज के मल्टी लेन हाईवे के जटिल क्रॉस सेक्शन को समझा, जहां कैम्बर के ढलान से लेकर मीडियन की चौड़ाई तक हर एक चीज का एक गहरा वैज्ञानिक और सुरक्षात्मक उद्देश्य है। ये सिर्फ कंक्रीट और तारकोल बिछाने से कहीं ज्यादा है। बिल्कुल। हमने देखा कि कैसे सड़कों का विकास वाहनों, सामग्रियों और हमारी सुरक्षा की समझ के साथ साथ हुआ है। ये हमें एक अंतिम विचार के लिए प्रेरित करता है। क्या? जैसे जैसे हम स्वायत्त वाहनों मतलब ऑटोनोमस व्हीकल्स और स्मार्ट सामग्रियों के युग की ओर बढ़ रहे हैं, आज हमने जिन क्रॉस सेक्शन तत्वों पर चर्चा की, जैसे शोल्डर, मीडियन या रोड मार्किंग, इनमें से कौन सा तत्व सबसे पहले अप्रासंगिक यानी ऑब्सोलीट हो सकता है? ये सोचने वाली बात है। ये एक ऐसा प्रश्न है जो भविष्य के हाईवे डिजाइन को आकार देगा।